Hello guys, welcome back to my channel again. So this one is the first class of Windows Server 2012 track. आज मैं एक नया ट्रैक स्टार्ट करने जा रहा हूँ Windows Server 2012 जिसमें हम Windows Server 2012 के बारे में पूरी स्टडी करेंगे, देखेंगे किस तरह से हम Windows Server 2012 को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट सर्वर्स DNS, DHCP एंड डिफरेंट सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज को किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं Windows Server 2012 पे, और किस तरह से हम एक ऑफिस का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम इस ट्रैक में सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ विंडोज सर्वर 2012। सो दिस वन इज द फर्स्ट लेक्चर, द विंडोज सर्वर 2012 इंट्रोडक्शन। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम विंडोज सर्वर 2012 के इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे कि विंडोज सर्वर 2012 है क्या, एंड किस लिए विंडोज सर्वर 2012 प्रीवियस सर्वर से अच्छा है, एंड क्या क्या नए फीचर्स हैं और कौन कौन से एडिशंस हैं और क्यों हमें किस लेवल पे कौन कौन से एडिशंस यूज़ करने चाहिए। ओके, सो इन द लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारे क्लाइंट बेस्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और जो सर्वर बेस्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या फिर नेटवर्क बेस्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। सो विंडोज सर्वर 2012 रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, एंड अभी वो विंडोज सर्वर 2012 विंडोज सर्वर 2016 पे वो वर्क कर रहे हैं। उनका टेक्निकल प्रीव्यू, थर्ड टेक्निकल प्रीव्यू आज लॉन्च हो चुका है। सो विंडोज सर्वर 2012 जब हम बेसिक अगर बात करते हैं तो ये एक 64 बिट ओएस है, मतलब 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रीवियस जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, जो क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, वो दोनों बिट्स में अवेलेबल थे, 32 बिट में और 64 बिट में। जब हमारी विंडोज एक्सपी थी तो विंडोज एक्सपी 32 बिट, देन उन्होंने 64 बिट लॉन्च की। विंडोज 7 32 बिट 64 बिट में लॉन्च की। नाउ जैसे जैसे हमारे CPU 32 बिट से 64 बिट पे मूव होते गए, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी 32 से 64 बिट बेस्ड बनने लगे। नाउ विंडोज सर्वर 2012 को सिर्फ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, 32 बिट इसका लॉन्च नहीं किया गया, बिकॉज जो विंडोज सर्वर 2012 जो जिस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है वो है स्टोरेज एंड फाइल मूविंग। ओके, बिकॉज हमने इसको स्टोरेज एंड फाइल मूविंग के इस कॉन्सेप्ट को रख के ध्यान में रख के बनाए हैं। और हम ये जानते हैं कि जितने बिट का हमारा प्रोसेसर होता है, हम उतने ही बिट्स को इजीली एक बार में हैंडल कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट का हमारा प्रोसेसर है, तो हम 2 to the power 64 बिट्स को एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं, एक बार में हैंडल कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो विंडोज सर्वर 2012 है वो 64 बिट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड अगर आप विंडोज सर्वर 2012 पे वर्क करने जा रहे हो तो आपके जो भी 32 बिट प्रोग्राम्स हैं वो मे बी इंस्टॉल हो या ना हो, वो डिपेंड करता है उन एप्लीकेशंस के आर्किटेक्चर पे कि वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो इंस्टॉल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दैट्स डिपेंड ऑन दैट वेंडर। ओके, नाउ अगर हम 64 विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि ड्राइवर्स की प्रॉब्लम आती है, जो कि हमारे जेनरिक ड्राइवर हैं और लेगेसी ड्राइवर्स हैं, वो इजीली हमारे पास विंडोज सर्वर 2012 में अवेलेबल नहीं होते। हमें उनकी वेबसाइट पे जाके, वेंडर की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है विंडोज सर्वर 2012। लाइक हमारे वीडियो कार्ड्स हैं या फिर कुछ साउंड ड्राइवर्स हैं, उनको हमें उनके वेंडर की वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। लाइक हमारे विंडोज़ 8 में जो बेसिक ड्राइवर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। सर्वर पे उस तरह का ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन नहीं होती, हमें जेनेरिक ड्राइवर एक्सटर्नल डाउनलोड करके इंस्टॉल। तो अभी अगर आप अभी तक किसी अपने प्रीवियस विंडोज सर्वर पे वर्क कर रहे हो, लाइक विंडोज सर्वर 2008 और विंडोज सर्वर 2003, और अगर आप मूव करना चाहते हो विंडोज सर्वर 2012 पे, तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर्स की प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड वन इज एप्लीकेशंस। मे बी पॉसिबल कि आपका जो 32 बिट का एप्लीकेशंस है और 64 बिट एप्लीकेशंस
are mostly supportable with Windows Server 2012, but maybe 32-bit applications यहाँ पे वर्क करें, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द वेंडर कि वो आपके एप्लीकेशन को 64-बिट प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल होने देता है या नहीं होने देता है। मे बी पॉसिबल कि आपका जो प्रीवियस विंडोज सर्वर है वो 32-बिट का हो, और यहाँ पे आप जब मूव करेंगे तो वो 64-बिट एनवायरनमेंट में आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रीवियस किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से, प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर से अगर आप मूव कर रहे हो विंडोज सर्वर 2012 पे, तो आपको बिट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, नाउ विंडोज सर्वर 2012 की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इंस्टॉलेशन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 64-बिट प्रोसेसर, मिनिमम 64-बिट प्रोसेसर चाहिए। 32-बिट प्रोसेसर पे इंस्टॉल नहीं होगा बिकॉज 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ सेकेंड वन इज 1.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर चाहिए, मिनिमम 1.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 512 MB रैम, मिनिमम 512 MB रैम पे इंस्टॉल हो सकता है, एंड 32 GB हार्ड ड्राइव। दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल करने जा रहे हो तो आपको 1.4 गीगाहर्ट्ज का 64-बिट बेस्ड प्रोसेसर चाहिए, 512 रैम एंड 32 GB। दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू इंस्टॉल द विंडोज सर्वर। ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं विंडोज सर्वर को इंस्टॉलेशन की। तो माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं अभी सर्वर्स में। लाइक प्रीवियस सर्वर्स जो थे उनके लिए हमारे पास स्पेसिफिक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती थी, बट हम इस विंडोज सर्वर 2012 को अपने पीसी पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली जो हार्डवेयर है वो हमारे ज़रूरत का हार्डवेयर है। 1.4 गीगाहर्ट्ज मींस हम किसी भी डुअल कोर पेंटियम डुअल कोर प्रोसेसर पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। 512 रैम जो कि मिनिमम हमारे सिस्टम में अवेलेबल होती है, 32 GB हार्ड ड्राइव जो कि हमारे पास इजीली अवेलेबल होती है, और हम इसको वर्चुअल सिस्टम्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक VMware एंड वर्चुअल बॉक्स। ओके, सो ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे हम विंडोज सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द एडिशंस। ओके, तो विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसके डिफरेंट 4 एडिशंस लॉन्च किए हुए हैं मार्केट में, जो कि डिफरेंट लाइसेंसिंग के बेस्ड पर आपको आप परचेज कर सकते हो। लाइक द फर्स्ट एडिशन इज स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन जो कि हमारा मोस्टली यूजेबल विंडोज सर्वर जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं, और इस एडिशन में मैक्सिमम फीचर्स अवेलेबल हैं। इसमें बस जो अब लिमिटेशन है वो है हमारे पास लिमिटेड वर्चुअल इंस्टांसेस हैं। हमारे पास मैक्सिमम फीचर्स अवेलेबल हैं, जो रोल्स और हम फीचर्स इंस्टॉल करना चाहते हैं वो सारी की सारी अवेलेबल हैं, जो कि इसके हायर एडिशन में भी अवेलेबल हैं। बट जो लिमिटेशंस हैं वो सिर्फ वर्चुअल इंस्टांसेस की हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ वर्चुअल इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज डेटा सेंटर। डेटा सेंटर बहुत ही इम्प्रूव्ड एडिशन है, इसमें n नंबर ऑफ इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हो आप, और मैक्सिमम फीचर्स इसमें अवेलेबल। डेटा सेंटर में भी मैक्सिमम फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, और आप n नंबर ऑफ इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली डेटा सेंटर्स को क्यों यूज़ कर सकता है? जब आपको बहुत ही बड़ा डेटा स्टोर करना है, बहुत ही बड़ा डेटा अवेलेबल कराना है टू ऑन द नेटवर्क या फिर आपके यूजर्स को, तब हम डेटा सेंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। डेटा सेंटर बेसिकली हमारे पास टीवी में रैम को सपोर्ट करते हैं। ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैक्सिमम 4 TB रैम को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसकी वजह से इसकी जो स्टोरेज अवेलेबिलिटी है या फिर किसी भी डेटा को अवेलेबल कराने की जो कैपेसिटी है वो हायर हो जाती है। थर्ड वन इज एसेंशियल। एडिशन, लिमिटेड फीचर्स मीन्स आप लिमिटेड रोल्स
इंस्टॉल कर सकते हो, लिमिटेड फीचर इंस्टॉल कर सकते हो अपने विंडोज सर्वर में। एंड जैसे लाइक DNS DHCP दीज आर द रूल्स। जब हम नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे, जब हम सर्वर इंस्टॉलेशन करके कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, तब देखेंगे रोल्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। तो एसेंशियल एडिशन में क्या होता है कि लिमिटेड रोल्स होते हैं, लिमिटेड फीचर्स होते हैं जिनको आप इंस्टॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एंड ओनली वन इंस्टेंस आपको मिलता है जिस पे आप वर्क कर रहे हो। आप इसमें नंबर ऑफ वर्चुअल इंस्टेंसेस नहीं क्रिएट कर सकते। फोर्थ वन इज फाउंडेशन। फोर्थ वन इज फाउंडेशन। फाउंडेशन एसेंशियल में हमारे पास 25 यूजर्स की कैपेसिटी होती है, हम सिर्फ 25 यूजर्स ही क्रिएट कर सकते हैं, एंड फाउंडेशन में हम सिर्फ 15 यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जो फाउंडेशन सर्वर है वो भी लिमिटेड फीचर्स के साथ आता है और वन इंस्टेंस के साथ आता है, बट लिमिटेशन है कि 15 यूजर्स एंड यहाँ पर सिर्फ 25 यूजर्स को सपोर्ट करता है। फाउंडेशन यूजर बेसिकली हमारे जब भी सर्वर परचेज करते हैं तो ये प्री इंस्टॉल्ड किसी भी सर्वर पे मिलता है। जस्ट लाइक जब हम विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 का कोई भी सिस्टम परचेज करते हैं तो विंडोज़ 10 सिंगल एडिशन, सिंगल लैंग्वेज एडिशन उसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। सेम इसी तरह से फाउंडेशन सर्वर, जब भी हम एक सर्वर परचेज करते हैं तो फाउंडेशन सर्वर उसमें प्री इंस्टॉल्ड हमको मिलता है। ये जो हमारे सर्वर्स हैं ये हमारे जो है कम रैम को सपोर्ट करते हैं, 4 GB ये अराउंड 56 GB रैम तक सपोर्ट करते हैं ओनली, और 25 और 15 यूजर्स को। अगर आप एक प्रॉपर ऑफिस एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो डोंट गो फॉर दीज सर्वर्स, आपको स्टैंडर्ड एडिशन या डेटा सेंटर एडिशन को ही परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स। तो हम अभी कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं विंडोज सर्वर 2012 के। तो सबसे पहला फीचर है सेल्फ हीलिंग NTFS। बिकॉज जो विंडोज सर्वर 2012 है उसको डेटा स्टोरेज और डेटा सर्विंग के लिए बेसिकली ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये जो फीचर है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं अपनी हार्ड ड्राइव पे तो कुछ फाइल्स करप्ट हो जाती हैं और कुछ डेटा बैकएंड पे बैड सेक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे विंडोज सर्वर 2012 में सेल्फ हीलिंग फीचर NTFS का फीचर इम्प्रूव किया गया है या फिर इनबिल्ट किया गया है, जो कि रियल टाइम में जब भी आप वर्क कर रहे होते हो बैकएंड पे, एंड जो आपका CHK DSK है वो आपकी ड्राइव को चेक करता रहता है और आप जो करप्ट फाइल्स हैं और बैड सेक्टर्स हैं हमको इम्प्रूव करता रहता है। तो जब भी हमें हमारे विंडोज सर्वर 2012 को कोई भी करप्ट फाइल या फिर बैड सेक्टर्स हार्ड ड्राइव पे मिलते हैं तो उनको वो इम्प्रूव करता रहता है, हील करता रहता है। तो ये सेल्फ हीलिंग NTFS फीचर बहुत ही अच्छा फीचर है विंडोज सर्वर 2012 का। सेकंड वन इज SMB 3.0 एक is also a good feature of Windows Server 2012। SMB 3.0 एक प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क ट्रांसफर के लिए चलती है। नेटवर्क ट्रांसफर, जब भी हम एक फाइल एंड फोल्डर्स को शेयर करते हैं और डेटा जब भी हम नेटवर्क से कॉपी करते हैं तो हमारी SMB 3.0 प्रोटोकॉल SMB प्रोटोकॉल बेसिकली यूज होती है। SMB 3.0 प्रोटोकॉल विंडोज सर्वर 2012 में इनबिल्ट की गई है जो कि हमारी नेटवर्क स्पीड को 10 से 13%। So third topic is data deduplication। डेटा डिडुप्लिकेशंस। ओके, डेटा डिडुप्लिकेशंस क्या होता है कि सपोज हमारे दो डिफरेंट यूजर्स सेम टाइप की सेम फाइल को बेसिकली अगर सपोज विंडोज वो दोनों ही यूजर्स ऑफिस 2016 के सेटअप को सर्वर पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो दोनों अलग अलग फाइल्स अलग अलग फोल्डर में सेम ऑफिस 2016 को सेव कर रहे हैं। तो विंडोज सर्वर 2010 क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि दोनों फाइल सेम है, रिडंडेंट हैं, तो वो दोनों फाइल्स को अलग अलग स्टोर न करके एक ही जगह स्टोर करेगा और दूसरे यूजर को उसकी सिर्फ एक लिंक प्रोवाइड कर देगा। लाइक ये मेरे दो डिफरेंट यूजर्स हैं, अगर वो सेम टाइप की फाइल्स को अपने फोल्डर्स में स्टोर कर रहे हैं तो हमारा विंडोज सर्वर क्या करेगा, एक ही जगह फाइल को स्टोर करेगा और उसकी लिंक जो है दूसरी जगह प्रोवाइड कर देगा, ताकि दोनों यूजर्स को लगेगा कि उन्होंने ही वो डेटा जो है स्टोर किया है। बट
विंडोज सर्वर 2012 में रिडंडेंट डेटा को इम्प्रूव कर दिया। तो ये होता है डेटा डुप्लीकेशन, जो कि एक बहुत ही ऑसम फीचर है फॉर विंडोज। नाउ नेक्स्ट फीचर इज स्टोरेज स्पेसेस। स्टोरेज स्पेसेस क्या है कि अभी तक हम रेड सिस्टम्स को यूज करते हैं अब एक वर्चुअल ड्राइव बनाने के लिए। रेड प्रोटोकॉल रेड सिस्टम्स को यूज करते हैं एक बड़ी हार्ड ड्राइव को बनाने के लिए। नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव हम एक सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और एक रेड का यूज करते हैं। रेड के यूज करने से क्या होता है कि सारी हार्ड ड्राइव को मिला के हम एक बड़ी हार्ड ड्राइव को क्रिएट कर सकते हैं। बट वो सारी की सारी हार्ड ड्राइव सेम सिस्टम पे इंस्टॉल होनी चाहिए। बट हम स्टोरेज स्पेसेस के थ्रू स्टोरेज स्पेसेस का जो फीचर है उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं, हमारे नेटवर्क पे जो विंडोज सर्वर्स अवेलेबल हैं, विंडोज सर्वर 2012 अवेलेबल हैं, हम उन्हें स्टोरेज स्पेसेस में ऐड कर सकते हैं और उनकी हार्ड ड्राइव को एज अ रेड यूज करके एक बड़ी हार्ड ड्राइव और रेड सिस्टम नेटवर्क पे क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि। ओके, एंड फिफ्थ फीचर इज ऑफलाइन। बेसिकली जब भी हम एक डोमेन में किसी सिस्टम को ऐड करते हैं तो उसका उसका ऑनलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट सपोज आपका सिस्टम जो है अवेलेबल नहीं है और आपको उसको डोमेन में ज्वाइन करना है, देन विंडोज सर्वर 2012 ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप उसको ऑफलाइन डोमेन ज्वाइन का फीचर दे सकते हैं। आपका नेटवर्क आपका जो विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है वो कुछ ऑफलाइन डोमेन ज्वाइन की परमिशन करेगा, एक यूएसबी ड्राइव देगा। यूएसबी ड्राइव आपकी जो ऑफलाइन सर्वर है, ऑफलाइन वर्क स्टेशन है, उस पर जाके ऑफलाइन विंडोज सर्वर 2012 के डोमेन को ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फीचर इज वर्क फोल्डर। वर्क फोल्डर क्या है? हमें फाइल रेप्लिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है समटाइम्स। तो विंडोज सर्वर 2012 में एक इनबिल्ट फीचर है जो कि जिसे हम बोलते हैं वर्क फोल्डर। ये बिल्कुल ड्रॉपबॉक्स की तरह बिहेव करता है। ड्रॉपबॉक्स को आपने देखा होगा कि आप अपने एक लोकल फोल्डर में एक फाइल्स को रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिडेंडेंट हो जाती है सर्वर पे। तो सेम फीचर वर्क फोल्डर का है कि आप कोई भी डेटा अपने लोकल फोल्डर में कर रहे हैं, क्लाइंट साइड का जो हमारा यूज़र है वो अपने फोल्डर में कोई भी डेटा रख रहा है तो वो ऑटोमेटिकली रिडेंडेंट हो जाता है विंडोज सर्वर के किसी पर्टिकुलर फोल्डर में। तो ये एज अ ड्रॉपबॉक्स फीचर है जो कि फाइल रेप्लिकेशन, फाइल रिडेंडेंसी को इम्प्रूव करता है, ताकि डेटा जो है दो जगह रेप्लिकेट रहे। अगर एक जगह से डेटा लॉस्ट हो जाता है तो हम उसको मेन विंडोज सर्वर से गेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विंडोज सर्वर 2012 क्या है, बेसिक नीड्स क्या हैं इंस्टॉलेशन के लिए, और उसके एडिशंस कौन कौन से हैं, कौन सा एडिशन यूज़ करना चाहिए। डोंट गो फॉर फाउंडेशन एंड एसेंशियल एडिशंस, गो फॉर द स्टैंडर्ड एडिशन। अगर आपको बहुत लार्ज डेटा नेटवर्क पे अवेलेबल कराना है तो गो फॉर द data center editions, and these are the few new features of Windows Server 2012. Okay, so I hope thank you for watching my videos. Bye bye, take care. Look the next video with the Windows Server 2012 installations. Bye bye, take care.